करेंगे द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब के बारे में। तो हमारा टॉपिक है आज का द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो मान लेते हैं एक विलयन है जिसमें दो अवयव उपस्थित है, एक अवयव ए है और एक अवयव क्या है बी। जो अवयव ए है इसकी मोलबिन मान लिया हमने एक्स से है, इसकी मोलबिन होगी एक्स बी। तो ये हमारा विलयन था जिसके अंदर दो अवयव कौन कौन से हैं, ए प्लस बी। ए अवयव की मोलबिन एक्स है और बी की एक्स बी। अच्छा, ये जो दोनों हमारे अवयव है जो विलयन के, ये हमारे कैसे हैं, वाष्पशील। यानी कि इनको अगर हम गर्म करें तो ये वाष्प अवस्था में आ जाएंगे। तो ये ए और बी हमारे अवयव कैसे हैं, वाष्पशील। तो जब ये वाष्पशील है, तीन अवयव को अगर मैं किसी बंद पात्र में गर्म करूं तो ए और बी हमारे वाष्पशील थे, इनको हमने किसी बंद पात्र में गर्म किया। तो जब गर्म करेंगे तो इन दोनों की वाष्प बनेगी। जब वाष्प बनेगी तो ये वाष्प है इस पात्र से तो बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि पात्र बंद है। तो ये क्या करेगी, इस द्रव की सतह पर, इस द्रव की सतह पर एक दाब लगाएगी जिसे इस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, जितनी वाष्प है वो जितना द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, उतनी ही वाष्प है वो द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाहर तो निकलेगी नहीं। तो कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाएगी हमको, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था। तो ये प्रक्रिया एक बंद पात्र में इस प्रकार से होती रहती है जब दोनों अवयव कैसे हमारे वाष्पशील है। तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जिसका नाम था राउल्ट। फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जिसका नाम था राउल्ट। उसने एक नियम दिया था, और नियम क्या था, जो वाष्पशील विलयन है, वाष्पशील विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोलबिन के समानुपाती होता है। तो राउल्ट का नियम क्या था, वाष्पशील विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोलबिन के समानुपाती होता है। तो ये किसका नियम था, राउल्ट का नियम। तो ये जो हमारा विलयन है इसमें दोनों अवयव हमारे वाष्पशील है, तो इस पर राउल्ट का नियम लागू हो सकता है। देखो, वाष्पशील विलयन, तो इसमें विलय भी ए मान लिया हमारा क्या है, विलायक। ए क्या है मान लिया हमने, विलायक, और बी हमारा क्या है, विलय। तो विलायक है, ये कैसा है, वाष्पशील। विलय कैसा है, वाष्पशील। तो और ये विलयन भी वाष्पशील हमारा, तो इस पर हम आसानी से राउल्ट का नियम लागू कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखना, राउल्ट का नियम क्या है, वाष्पशील विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोलबिन के समानुपाती होता है। आज उसके बाद थोड़ी सी मैं वाष्प दाब की बात कर लेता हूं। ये जो हमारा विलयन है इसमें जो हमारा अवयव ए है इसके वाष्प दाब को मैंने मान लिया क्या, यहां लिखता हूं वाष्प दाब।
तो अवयव ए है, इसके वासदाव ने मान लिया पी ए और अवयव बी के वासदाव को पी बी। भैया ए और बी इस विलियन में उपस्थित है, तो ए है, इसका कुछ वासदाव होगा इस विलियन में, वो कितना होगा पी ए। इस बी का इस विलियन में कुछ वासदाव होगा, वो क्या होगा पी बी। तो इनको पी ए और पी बी को हम कैसे पढ़ेंगे, ए और बी का विलियन अवस्था में वासदाव, तो किसमें ये विलियन में वासदाव, ध्यान रखना किसमें विलियन में वासदाव, क्योंकि ये विलियन बन चुका है। तो पी ए को पढ़ेंगे ए का विलियन अवस्था में वासदाव, या ए हमारा क्या है विलायक, तो विलायक का विलियन अवस्था में वासदाव। बी पी बी को हम क्या पढ़ेंगे, बी या विलय का विलियन अवस्था में वासदाव। ऐसे ही मान लो अगर मैं केवल यहां पर ए लूं, ए हमारा क्या है विलायक, और विलायक भी हमारा कैसा है वाष्पशील, तो इसको भी अगर हम बंद पात्र में ले तो इसकी भी गर्म करने पर कुछ ना कुछ वाष्प बनेगी और इसका भी कुछ वाष्प दाब होगा। तो जब ए अकेला है मतलब ये कैसा है शुद्ध है, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं। भाई यहां पर जो ए है हमारा ये बिल्कुल अकेला है, इसके साथ और कुछ मिक्स नहीं है, तो ये कौन सी अवस्था में शुद्ध में, तो इसके वाष्पदाब को हम बोलते हैं पी ए नोट, नोट मतलब शुद्ध अवस्था में। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो चीजों को बिल्कुल क्लियर रूप से समझना, एक्स से ए की विलियन अवस्था में मोल भिन्न, एक्स बी बी की विलियन अवस्था में मोल भिन्न, पी ए का विलियन अवस्था में वाष्पदाब, पी बी बी का विलियन अवस्था में वाष्पदाब। पी ए नोट क्या है, ए का या विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब। ऐसे अगर मैं बी को अकेला ले लूं तो इसका भी कुछ वाष्पदाब होगा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा पी बी नोट, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब। तो ये जो चीजें अपने को याद रखनी है, जब इन दोनों को हम विलियन में लेंगे तो इनके वाष्पदाब होंगे पी ए पी बी, शुद्ध रूप से लेंगे तो ए का पी ए नोट और बी का पी बी नोट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद देखो अब हम इस पर लागू करेंगे द्रव द्रव विलियन के वाष्पदाब पर राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, वाष्पशील विलियन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्पदाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहां पर जो हमारा पी है वो समानुपाती किसके होगा एक्स से। देख पी क्या है, ए का विलियन अवस्था में वाष्पदाब किसके समानुपाती होगा उसकी विलियन अवस्था मोल भिन्न। ये दिख रहा है प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्पदाब, जैसे ए अवयव का आंशिक वाष्पदाब क्या हो गया पी ए, समानुपाती किसके होगा इसके मोल भिन्न एक्स से के। तो पी ए समानुपाती आ गया एक्स से के। अगर हम यहां पर समानुपाती के चिन्ह को हटाएं तो एक स्थिरांक आएगा, तो स्थिरांक क्या आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा पी ए बराबर पी ए नोट एक्स से। तो समानुपाती को मैंने हटाया तो यहां पर मैंने किस तरह क्या लगा दिया पी ए नोट। कब लगाया जब समानुपाती को हटाया। और पी ए नोट को हम क्या पढ़ेंगे विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब। ऐसे ही पीपी किसके समानुपाती हो जाएगा एक्स बी के। भाई ये इसका वाष्पदाब इसकी मोल भिन्न के समानुपाती, बी का वाष्पदाब बी की मोल भिन्न के समानुपाती। ये तो राउल्ट का नियम है। तो पीपी बराबर क्या आ जाएगा, तो पीपी बराबर आ जाएगा पीपी नोट एक्स बी। और पीपी नोट क्या है बी का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब। जहां भी ये नोट लग जाएगा, जहां भी ये नोट लगेगा वहां क्या आएगा शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब, मतलब उसमें कुछ मिक्स नहीं है। उसके बाद देखो
तो एक तो हमारा आ गया पी ए बराबर तो आया था पी ए नोट एक्स से, और पी बराबर आ गया पी बी नोट एक्स बी। ये मान लो हमारी समीकरण 3 होगी, समीकरण 4 होगी। अच्छा, उसके बाद हमने 11th क्लास में डोल्टन का सिद्धांत पढ़ा था। तो डोल्टन ने क्या बताया था, पीटी बराबर किसके होता है, यानी टोटल जो वाष्प दाब है विलयन का वो किसके बराबर होगा, पीए प्लस में पीबी के बराबर। अगर 3 अवयव होते तो पीसी और एन होते तो पीएन के बराबर। पढ़ा डोल्टन का नियम। तो पीटी बराबर किसके होगा, पीए प्लस में पीबी। तो पीटी बराबर, टी मतलब क्या है, टोटल प्रेशर विलयन का। तो टोटल प्रेशर कितना हो किसी विलयन का, उसमें जितने अवयव है उनके वाष्प दाब को जोड़ देंगे, उनके आंशिक वाष्प दाब को जोड़ देंगे, तो कुल प्रेशर हमारा आ जाएगा। तो पीटी बराबर, यहां हमको पीए दे रखा है, तो पीए की वैल्यू क्या है, पीए नोट एक्स से। तो मैं रख दिया यहां पर पीए का मान क्या रख दिया, पीए नोट एक्स से, प्लस में पीबी की वैल्यू कितनी है, पीबी नोट एक्स बी। तो ये हमारा आ गया पीबी नोट एक्स। पीटी बराबर, अब देखो ध्यान से, पीए नोट एक्स से आया है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, पीए नोट, तो ऐसा कैसे लिख दिया। अब एक्स से है, देखो हमने पढ़ा था मूल भिन्न के अंदर एक्स ए प्लस में एक्स बी बराबर होता है 1। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। पढ़ा है हमने, एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो रख दो यहां पर एक्स ए की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस एक्स बी, प्लस में क्या आ जाएगा पीबी नोट एक्स बी। तो पीटी बराबर, पी नोट गुना 1 से किया तो पी ए नोट माइनस एक्स बी से किया तो क्या आ जाएगा पी ए नोट एक्स बी, प्लस आ गया पीबी नोट एक्स बी। तो पीटी बराबर, पी ए नोट तो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, अब प्लस वाले पद को मैं आगे ले लेता हूं, तो यह आ जाएगा प्लस में पीबी नोट एक्स बी। तो क्या किया, केवल मान देते ना कि ये जो प्लस वाला पद है इसको तो आगे ले गए और माइनस वाले को पीछे ले गए, तो माइनस आ जाएगा पी ए नोट एक्स बी। तो पीटी बराबर पी ए नोट प्लस में, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, तो एक्स भी मैंने बाहर ले लिया, तो यहां क्या बचा पीबी नोट और यहां माइनस पी ए नोट। तो इस प्रकार से हम द्रव द्रव विलयनों का टोटल जो प्रेशर है वो ज्ञात कर सकते हैं। हम ज्ञात करना था द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, यानी कि एक विलयन है जिसके अंदर 2 पदार्थ है और ए और बी, और दोनों कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, उनका वाष्प दाब देखना था। तो पीटी मतलब ये जो विलयन था इसका टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं, पीए नोट, पीए नोट क्या है, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब चाहिए हमको, ये प्रश्न में दिया मिलेगा हमको, एक्स बी, बी की मोल भिन्न, और पीपी नोट बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और पीए नोट ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो ये मान अपने को प्रश्न में दिए मिलेंगे, आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, पीटी को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं पीटी मतलब टोटल प्रेशर। और किसके आधार पर निकाला हमने ये, राउल्ट के नियम का उपयोग करके। उसके बाद देखना यहां दोबारा देख लो, डोल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू किया हमने, तो पीटी बराबर तक पीए प्लस में पीबी। पीए का वैल्यू कितना था, पीए नोट एक्स और पीबी का पीबी नोट एक्स बी। उसके बाद यहां एक्स से है, इसे केवल मैंने मान रखा है 1 माइनस एक्स बी, बाकी सेम आ जाएगा सर। अब पीए नोट का गुना 1 से किया पीए नोट, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, पीए नोट इंटू एक्स बी प्लस में पीबी नोट एक्स बी। अब ये जो प्लस वाला पद है ये हमने आगे ले लिया, तो ये माइनस वाला पद पीछे चला जाएगा।
इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स बी। दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स बी, तो ये टोटल ये हमारी फाइनल समीकरण निकल करके आ जाएगी। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं द्रव द्रव विलयनों का वास्तव। अब राउल्ट के नियम का उपयोग करके हम इसके लिए एक आरेख भी बना सकते हैं। देखो आरेख किस प्रकार से बनाएं। चलो यहां बना देते हैं इस आरेख को। यहां तो हमने ले लिया, ये जो पॉइंट है यहां पर मैंने ले लिया, x से बराबर कितना है, मान ले 1 है। तो जब इस बिंदु पर जो x अक्ष है इस पर हम क्या ले रहे हैं, मोल भिन्न। x अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं, मोल भिन्न। और थोड़ी जगह लेते हैं, चलो इसको हटा देते हैं यहां से। यार एक ध्यानपूर्वक समझना सारे बच्चे। तो यहां तो हमने ले लिया एक्स अक्ष पर, तो क्या ले ली, मोल भिन्न। और यहां हमने क्या ले लिया, वाष्प दाब। तो यहां मैंने ले लिया एक्स से बराबर 1, और तो x से बराबर कितना आ जाएगा, 0। और यहां पर क्या है, x से बराबर कितना है, 1, तो x से बराबर कितना आ जाएगा, 0। देखिए इस चीज को ध्यान समझना पहले। अभी राउल्ट ने क्या बताया था, पी ए बराबर क्या है, पी ए नोट एक्स ए के, और पी बी बराबर किसके था, पी बी नोट एक्स बी के। हमने ये अभी पढ़ा था कि पी ए तो बराबर है पी ए नोट एक्स ए के, और पी बी बराबर है पी बी नोट एक्स बी के। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ तो हमारा, इधर जाने पर तो हमारा क्या बढ़ रहा है, एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है, और इधर आएंगे तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, एक्स ए की। देखो यहां इस पॉइंट पर, एक्स अक्ष के इस पॉइंट पर एक्स से है वो 1 है। जब x से 1 है तो x भी बराबर कितना होगा, 0 होगा। देखो एक्स ए प्लस में एक्स भी बराबर 1 होता है, इन दोनों का योग 1 होता है। मैंने ये कह दिया कि इस पॉइंट पर हमने x से 1 रख लिया, तो x भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पर x भी है वो 1 है। जब x भी 1 है तो x से हमारा कितना है, 0, क्योंकि इन दोनों का योग तो 1 आएगा सदैव। और राउल्ट ने क्या बताया था, पी ए बराबर है पी ए नोट एक्स ए के। तो यहां एक्स ए का मान मैं कितना रख दूं, यहां एक्स ए बराबर कितना है हमारा, 1, तो यहां मैं एक्स ए का मान रख देता हूं 1, तो गुणा कर दिया मैंने कितने से, 1 से। तो पी ए बराबर किसके हो गया, पी ए नोट के। तो एक्स ए बराबर जब 1 होता है, 1 का मतलब क्या होता है, पहले ये भी समझो। एक्स ए बराबर 1 का मतलब ये कि विलयन है, वो वास्तव में विलयन है ही नहीं, वो उसमें केवल एक ही अवयव है, एक ही अवयव क्या है, ए है। जब सारा ए है तो वास्तव भी एक का ही होगा। तो जब मोल भिन्न को हम एक करते हैं तो पी ए बराबर किसके हो जाता है, पी ए नोट के। तो जब एक्स से बराबर 1 होगा तो सारा वास्तव किसका होगा, 1 का, और 1 का शुद्ध अवस्था वास्तव क्या होता है, पी ए नोट। तो देख लो पी ए बराबर किसके हो गया, पी ए नोट के। ऐसे यहां देखो एक्स भी बराबर कितना है, यहां 1 है इस पॉइंट पर, एक्स अक्ष के इस पॉइंट पर। जब एक्स भी बराबर 1 है तो यहां 1 मान रख दिया एक्स बी का, तो यहां मैंने रख दिया 1। तो पी बी बराबर किसके हो गया, पी बी नोट के। मतलब सारा वास्तव किसका है, बी का, पी बी नोट। अब इस लाइन को इस प्रकार में आप देंगे हम इससे,
पीबी नॉट। इसको दोबारा ध्यान से समझना। जब x से बराबर 1 है, अब चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, देखना ध्यान से। जब x से बराबर 1 है तो x भी बराबर कितना है 0। तो x से बराबर 1 तो x भी बराबर 0। इस पॉइंट पर जब x से बराबर 1 था तो यहां देखो पीए नोट इस बिंदु पर है, तो a का वास दाब कितना है जब x से बराबर 1 है, और जब x से बराबर 1 है तो b का वास दाब कितना है 0, मतलब है ही नहीं। देखो ये वाला वास दाब देखो लगातार बिल्कुल घटता चला गया, और इस बिंदु पर तो कितना हो गया 0 हो गया। तो जब x से 1 होगा तो सारा वास दाब विलयन में किसका होगा 1 का। 1 का शुद्ध अवस्था वास दाब क्या होता है पीए नोट, उसके बराबर हो जाएगा। और जब हम एक्स बी को बढ़ाकर 1 कर देंगे तो x से हमारा कितना हो गया 0। तो x भी बराबर 1 है, तो देखो सारा वास दाब b का है, तो b की लाइन देखो कितनी ऊंची यहां पर, और ये वाला देखो यहां पर बिल्कुल नीचे, मतलब ये बिल्कुल कम है। अब मान लो हम जब x से बराबर 1 था तो हम थोड़ा सा इधर की तरफ जा रहे हैं, जब इधर जाएंगे तो x से ये 1 से कम होता जाएगा, और x भी है ये 1 से कैसा होता जाएगा, सॉरी x से है ये 1 से कम होता जाएगा, और x भी है ये 0 से बढ़ता जाएगा। देखो यहां 1 था, इधर गए हम, ये थोड़ा सा कम हुआ, मान लो हो सकता है कि 0.70 रहा तो ये 0.30 हो जाएगा, ये 0.60 रहेगा तो ये 0.40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग तो हमारा कितना आना है 1 आना है। मान लेते ये पॉइंट है हमारा, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर देख क्या होगा। इस पॉइंट पर हमने एक चीज देखी कि जब x से बराबर 1 था तो पीए नोट इस पॉइंट पर था हमारा, और जब इधर की तरफ हम गए तो देखिए लगातार घटता जा रहा है, पीए नोट घट रहा है, और ये क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार का हमारा ये आरेख बनेगा। तो ये जो दोनों स्थितियां है, ये पॉइंट है यहां तो केवल शुद्ध अवस्था में रहेगा, इस वाले पॉइंट पर ये शुद्ध अवस्था में रहेगा। अब बीच में रहेंगे ये कहीं भी, तो क्या बना रहेगा हमारा विलियन, क्या बना रहेगा विलियन। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि पीए बराबर किसके हो गई पीए नोट एक्स से, और ये पीबी वाली लाइन किसके बराबर होगी, तो पी बराबर होगा पीबी नोट एक्स बी, और विलियन का टोटल प्रेशर कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों लाइनों को, इस वाली लाइन ये जो दे रखी है इस वाले दोनों को अगर हम जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल प्रेशर, तो पीटी बराबर किसके आ जाएगा पीए प्लस में पीबी। क्योंकि यहां तो केवल शुद्ध अवस्था की बात है, यहां शुद्ध अवस्था की बात इस पॉइंट पर केवल, बीच में तो विलियन बना होगा जिसमें हो सकता है एक ज्यादा मात्रा में एक कम मात्रा में, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसकी मोल भिन्न ज्यादा होगी, जो कम मात्रा में होगा उसकी मोल भिन्न कम होगी। जब मोल भिन्न जिसकी ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। किसका नियम कहता है राउल्ट का नियम। तो इस प्रकार से ये आरेख हमारा बन जाएगा इसका। तो ये हमारा हो गया द्रव द्रव विलयन है उसके वाष्प दाब का आरेख, जब दोनों कैसे हैं वाष्पशील अवयव। उसके बाद में हम बात करते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन की। तो एक तो हमारा कैसा विलयन होता है आदर्श, और एक होता है अनादर्श। आदर्श विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करे। कैसे विलयन कहलाता है आदर्श विलयन। तो राउल्ट का नियम क्या था कि पीए बराबर किसके होना चाहिए पीए नोट एक्स ए के, और पीबी बराबर किसके होना चाहिए पीबी नोट एक्स बी के। यही था राउल्ट का नियम। तो ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करे, कौन सा विलयन कहलाता है आदर्श विलयन। ऐसे ही राउल्ट ने क्या बताया था टोटल प्रेशर पीटी ये किसके बराबर हो जाएगा पीए और पीबी के। तो पीए प्लस में पीबी के, अगर तीसरा अवयव तो तीसरी पे आ जाएगा।
दूसरे आदर्श विलयन के लिए कंडीशन क्या है? तो पहला तो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करें। दूसरी कंडीशन यह है कि विलय प्लस विलायक दोनों को हमने मिला दिया तो हमारा क्या बन गया? विलयन। तो विलय और विलायक है, इनका जितना विलयन था, सॉरी विलय और विलायक है, इनका जितना आयतन था उतना ही आयतन किसका होना चाहिए? विलयन का। मान लो ये 10 ml है, ये भी 10 ml लिया हमने, तो ये कितना होना चाहिए हमारा? 20 ml। तो आयतन में परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा वी बराबर 0। यानी कि विलय और विलायक का जितना आयतन है अगर उन दोनों को हम मिला दे तो नया जो हमारा विलयन बने उसका आयतन इन दोनों के बराबर होना चाहिए। डेल्टा वी, डेल्टा मतलब परिवर्तन, वी मतलब आयतन, तो आयतन में परिवर्तन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आदर्श विलयन की दूसरी कंडीशन ये होगी, पहले राउल्ट का नियम का पालन करें, दूसरा आयतन में परिवर्तन कितना हो? 0। तीसरी हमारी कंडीशन क्या है? विलय और विलायक है, इनकी कुछ ऊष्मा है, इन दोनों को हमने मिला दिया तो हमारा क्या बना? विलयन। तो जो विलयन बना इसकी ऊष्मा में परिवर्तन भी कितना होना चाहिए? 0। तो डेल्टा एच बराबर कितना होना चाहिए? 0। तो विलय विलायक है, इन दोनों को मिलाकर अगर हम विलयन बनाते तो जो ऊर्जा परिवर्तन है वो कितना होना चाहिए? 0। डेल्टा एच कितना होना चाहिए? 0। तो हमारा कैसा विलयन कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। तो पहली कंडीशन, दूसरी ये हो गई, तीसरी हमारी क्या हो जाएगी? डेल्टा एच बराबर कितना होना चाहिए? 0। क्योंकि ऊष्मा में जो परिवर्तन है वो 0 होना चाहिए। चौथी कंडीशन क्या आ जाएगी? मान लो ए है, ये शुद्ध अवस्था में, ए क्या है? शुद्ध अवस्था में, और ये मान लो हमने मान ली हमारा क्या है? विलायक। तो जब ए शुद्ध अवस्था में है तो इसके मध्य यहां ए है केवल हमारा, तो जब ए केवल अकेला है तो इनके कणों के मध्य आकर्षण होगा, इस आकर्षण को हम क्या बोल देंगे? ए आकर्षण। ऐसे अगर बी है, ये हमारा विलय, ये मान लेते ये भी कैसा है? शुद्ध अवस्था में, तो इनके कणों के मध्य आकर्षण कौन सा होगा? बीपी। अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया और हमारा क्या बना दिया? विलयन। तो विलयन में नया आकर्षण क्या जाएगा? एबी। विलयन है उसमें नया आकर्षण क्या जाएगा? एबी। तो विलायक का आकर्षण ए, विलय का आकर्षण बीपी, और विलयन में आकर्षण क्या हो गया? एबी। तो ये जो आकर्षण है इन आकर्षण के बराबर होना चाहिए, तो हमारा कैसे विलयन कहलाता है? आदर्श विलयन। तो दोबारा सुन लेने एक बार, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करें तो आदर्श विलयन कहलाता है। विलय और विलायक को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन 0 हो, आदर्श विलयन की एक शर्त होगी। विलय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन है उसकी ऊष्मा में परिवर्तन 0, और विलायक के अणुओं के मध्य अंतराणिक आकर्षण बल ए और विलय के अणुओं के मध्य अंतराणिक आकर्षण बल बी हो, तो नया जो अंतराणिक आकर्षण बल ए बी है वो इनके बराबर होना चाहिए, तो वो हमारा विलयन कैसा कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। तो पूर्ण रूप से तो कोई आदर्श विलयन होता ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब लगभग आदर्श विलयन ही होते हैं, तो उन्हीं की हम बात करते हैं। तो आदर्श विलयन, इसके उदाहरण हमारे क्या आ जाएंगे? तो जिनकी ऐसे विलयन जिनकी प्रकृति, ऐसे विलयन जिसमें विलय और विलायक की प्रकृति समान हो, वो सामान्यतः आदर्श विलयन बनाते हैं। जैसे मैंने ले लिया एथेनॉल प्लस में मेथेनॉल, तो ये हमारा कैसा विलयन है? आदर्श विलयन, क्योंकि दोनों एल्कोहल है। दूसरा मैंने ले लिया SiCl4 प्लस में
CCl4। देखो ये दोनों भी वर्ग 14 के क्लोराइड है। वर्ग 14 में कार्बन, इसके नीचे आता है सिलिकॉन, तो दोनों वर्ग 14 में आते हैं, तो वर्ग 14 के दोनों क्लोराइड हो गए। तो दोनों हैं, ये भी कैसा विलयन बनाएंगे? आदर्श विलयन। उसके अलावा और उदाहरण हमारे क्या जाएंगे? हमने ले लिया बेंजीन, नैप्थलीन, दोनों एरोमेटिक होते हैं, ये हमारे कैसे विलयन बनाते हैं? आदर्श विलयन बनाते हैं। और भी ले सकते हैं आदर्श विलयन के उदाहरण, CH Cl3 और CH Br3। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, दोनों हेलोफॉर्म है, तो ये भी आदर्श विलयन बनाएंगे। तो इन सब में अगर हम देखें, ये दोनों एल्कोहल है, ये दोनों वर्ग 14 के क्लोराइड है, ये दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है, ये दोनों हेलोफॉर्म है, एक क्लोरोफॉर्म एक ब्रोमोफॉर्म। तो इस प्रकार के जो आएंगे हमारे उदाहरण, वो सारे किसके आ जाएंगे? आदर्श विलयन के। अगर और लेना चाहो तो बहुत उदाहरण हो जाएंगे, C4H9Br प्लस में C4H9Cl, ब्रोमो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन। तो ये दोनों कैसे विलयन बनाएंगे? आदर्श विलयन। तो ये हमारे हो गए एग्जाम्पल आदर्श विलयन के। तो बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है कि आदर्श विलयन, इसके उदाहरण लिखो, तो आदर्श विलयन के उदाहरण हो जाएंगे। राउल्ट का नियम पूछ लेते कई बार, तो राउल्ट का नियम हम बता देंगे। और द्रव द्रव विलयनों के लिए वास्तव व्युत्पन्न करो, किस प्रकार से निकालें, उसका फॉर्मूला कैसे आएगा, तो वो चीजें हम आसानी से कर सकते हैं। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछेंगे आदर्श विलयन के लिए राउल्ट के नियम के आधार पर आरेख बनाइए। जानते प्रश्न क्या आएगा? आदर्श विलयन के लिए राउल्ट के नियम के आधार पर आरेख बनाइए। तो ये वाला आरेख हमको बना के आना है। उसके बाद में अगली बात करता हूं अनादर्श विलयन की। दूसरा हमारा कैसा है? अनादर्श विलयन। देखो अनादर्श विलयन में क्या होगा, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, मतलब Pa नॉट इक्वल टू Pa नॉट एक्स। दूसरा Pb भी नॉट इक्वल टू Pb नॉट एक्स भी, तो Pt भी इनके इक्वल नहीं होगा। तो पहला राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा सभी सांद्रताओं पर। दूसरा विलय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन बनता है उसके आयतन में जो परिवर्तन है वो 0 नहीं होगा। अगला विलय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन बना उसमें ऊष्म परिवर्तन की डेल्टा H 0 नहीं होगा। और विलायक विलायक AA, विलय विलय BB और नया अंतराणुक्षण बल AB ये बराबर नहीं होंगे। तो वो हमारा कौन सा विलयन कहलाएगा? अनादर्श विलयन। दोबारा सुन लेना, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, विलय विलायक को मिलाने पर आयतन परिवर्तन डेल्टा भी 0 के बराबर नहीं होगा, डेल्टा H भी 0 के बराबर नहीं होगा, और ये जो आकर्षण बल समान नहीं होंगे। तो वो हमारा कैसे विलयन कहलाएगा? अनादर्श विलयन। अब जो अनादर्श विलयन होता है वो राउल्ट के नियम से दो प्रकार का विचलन दर्शाता है। अनादर्श विलयन है वो राउल्ट के नियम से दो प्रकार का विचलन दर्शाता है। तो उनकी बात करते हैं। एक उत्तर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और एक दर्शाता है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। पहले हम बात करते हैं धनात्मक विचलन की। तो देखो ध्यान से, तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। सबसे पहले तो मैं कारण की बात करता हूं कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन किस प्रकार दर्शाएगा, इसका कारण क्या है। तो ये हमारा ए विलायक है, इसके मध्य आकर्षण था AA। ये विलय शुद्ध अवस्था में दोनों BB आकर्षण के मध्य, और नया आकर्षण क्या है? AB। तो होता क्या है इसमें, जो
ए मतलब विलय के कणों के मध्य आकर्षण, बीबी ये विलय के कणों के मध्य आकर्षण, और नया आकर्षण क्या बना, ए बी, ये विलयन में आकर्षण हो गया। तो ये जो आकर्षण बल होते हैं ये वाले, ये तो हमारे कैसे होते हैं, अधिक। मतलब अगर हम अकेले ए या बी को लेंगे तो इनके मध्य आकर्षण तो कैसा होगा, अधिक, और इन दोनों को मिक्स कर दे, प्लस कर दे हम, तो जो नया आकर्षण ए पी आएगा ये कैसा होता है, कम। तो इन आकर्षण से नया आकर्षण ए बी हमारा कैसा हो गया, कम हो गया। हालांकि विलयन में भी ए बी आकर्षण होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से प्रभावित ये ए बी आकर्षण ही करता है, तो इसी की बात करूंगा यहां पर। तो ये ए बी आकर्षण है जो विलयन में था, ये कैसा हो गया, कम, और ये कैसा होता है, अधिक। तो जब ये आकर्षण कम हो गया तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, जब इसको हम गर्म करेंगे इस विलयन को, तो विलयन में आकर्षण कौन सा है, ए बी, तो गर्म करेंगे तो इनके मध्य आकर्षण बहुत कम है, तो ये आसानी से आकर्षण है, ये आसानी से टूट जाएगा और ये आसानी से वाष्पावस्था में आ जाएंगे। तो ये आसानी से वाष्पावस्था में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनके मध्य जो आकर्षण है वो कैसा है, कम है, और पहले आकर्षण कैसा था, ज्यादा। जब ये आसानी से वाष्पावस्था में आ जाएंगे तो इनकी वाष्प अधिक बनेगी, और जब इनकी वाष्प अधिक बनेगी तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो राउल्ट ने बताया था उससे ये वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब विचलन कैसा हो जाएगा हमारा, धनात्मक। राउल्ट ने जो वाष्प दाब बताया था, अगर उससे हमारा वाष्प दाब बढ़ जाए तो विचलन कैसा कहलाएगा, धनात्मक। तो इसमें क्या होता है कि ए अंतराणु आकर्षण और बी अंतराणु आकर्षण है, उससे नया जो आकर्षण ए बी होता है वो कम होता है, जो विलीन अवस्था में लगता है, जिसके कारण ये आसानी से वाष्प अवस्था में आ जाते हैं कम ताप पर, जिससे ये वाष्प दाब को बढ़ा देते हैं। तो देखो जो राउल्ट है उसके नियम के आधार पर तो हमारा ये आरेख बना था आदर्श विलयन के लिए। अब मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, अनादर्श विलयन के लिए। तो अनादर्श विलयन के लिए क्या होगा, ये जो लाइन है पीए वाली, ये हमारे इससे ऊपर चली जाएगी, पीबी वाली भी इससे ऊपर चली जाएगी, तो विलयन का जो टोटल प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये आरेख है, ये इस प्रकार से बनेगा। तो ये नीचे वाली लाइन तो क्या है, डॉट वाली लाइन तो क्या है, आदर्श विलयन के लिए वाष्प दाब, आदर्श विलयन के लिए वाष्प दाब, और ये हमारी कैसी है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए वाष्प दाब, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए वाष्प दाब। तो इस प्रकार से जो हमारा वाष्प दाब है वो क्या हुआ, बढ़ गया। देख लो ये लाइन इधर आनी थी, इससे ऊपर चली गई। ये डॉट डॉट वाली लाइन देखना ध्यान से, इस लाइन से ऊपर लाइन जा रही है, दूसरी हमारी डॉट डॉट वाली लाइन ये इसके ऊपर जा रही है। जब पीए इससे ऊपर चला गया और पीबी भी ऊपर चला गया विलयन रूप में, तो पीटी है वो भी ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यह आरेख बन जाएगा। तो आपसे पूछ ले कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए आरेख बनाइए, तो ये वाला आरेख बना के आना, ये कंप्लीट बनाना, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। और कारण पूछ ले कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का कारण बताइए, तो इस प्रकार के विलयन में विलायक विलय ए और विलय विलय बी, इनकी तुलना में जो विलयन है उसमें जो नया आकर्षण ए बी है वो कम होता है, जिसके कारण ये विलयन आसानी से वाष्प अवस्था में आ जाता है, जिससे इसकी वाष्प अधिक बढ़ती है। जब वाष्प अधिक बनेगी तो वाष्प दाब भी अधिक होगा इसका। जब वाष्प दाब अधिक होगा तो राउल्ट ने जो आरेख बताया तो उससे सारी लाइनें ऊपर चली जाएगी।
तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो विलयन है इनके ये उदाहरण आ जाएंगे। तो मेथेनॉल के अंदर अगर हम जल मिलाते हैं, मेथेनॉल के अंदर हमने क्या मिला दिया, जल मिला दिया, तो क्या होगा, तो मेथेनॉल और जल जब अकेले होते हैं ना तो इनके मध्य आकर्षण कैसा होता है, अधिक होता है। मान लो मेथेनॉल अकेला है और जल अकेला है, जल के मध्य हाइड्रोजन बंद होता है और मेथेनॉल के मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बंद। तो मेथेनॉल और जल है, इनके मध्य कौन से बंद होते हैं, हाइड्रोजन बंद। जब ये अकेले है तब हाइड्रोजन बंद है। अब क्या किया मैंने, मेथेनॉल और जल है, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और हमने क्या बना लिया, विलयन। तो जो विलयन बनाएंगे तब भी मेथेनॉल और जल के मध्य हाइड्रोजन बंद होगा, लेकिन पहले की तुलना में ये जो हाइड्रोजन बंद है कैसा होता है, दुर्बल होता है। तो जब ये पहले की तुलना में जो हाइड्रोजन बंद दुर्बल होगा तो आसानी से विलयन का जो हाइड्रोजन बंद है वो टूट जाएगा, जिससे ये आसानी से वाष्प अवस्था में आ जाएंगे, जिससे इनका वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसा ही एथेनॉल प्लस में जल के अंदर होता है। तो ये भी किसका उदाहरण आ जाएगा हमारा, धनात्मक विचलन। तो हमको जो उदाहरण है वो जरूर याद रखने, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के उदाहरण लिखो। तो मेथेनॉल के साथ में जल, सिंपल याद हो जाएगा, एथेनॉल के साथ में जल, कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन के अंदर मिला दे, एसीटोन है उसको एथेनॉल के अंदर मिला दे, और मेथेनॉल है इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि CCl4 मिला दे। तो ये जो हमारे सारे विलयन है ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, क्योंकि दोबारा सुन लेना, इनमें विलय विलय और विलायक विलायक का जो आकर्षण होता है उससे नया आकर्षण जो विलयन में बनता है वो कम होता है। कम होगा आकर्षण तो आसानी से आकर्षण टूट जाएगा, जिससे विलयन के अंदर इनकी वाष्प अधिक बनेगी, वाष्प अधिक बनेगी तो वाष्प दाब अधिक होगा, वाष्प दाब अधिक होगा तो राउल्ट ने जो बताया था आरेख उससे ऊपर लाइनें चली जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूं कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कौन कौन दर्शाते हैं, या आदर्श व्यवहार है उससे ऋणात्मक विचलन कौन कौन से विलयन दर्शाते हैं। तो आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन है वो क्लोरोफॉर्म है, इसके अंदर अगर एसीटोन को मिक्स कर दिया जाए तब दर्शाएंगे। ऐसे जल और HCl ये दोनों दर्शाएंगे, एसीटोन और एनिलीन दर्शाएंगे, मेथेनॉल और एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। तो ये जो सारे हमारे दे रखे हैं ये कैसा विचलन दर्शाते हैं, आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन। तो जब ये आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे तो इनका आरेख कैसा बनेगा, कारण की भी बात करूं मैं, पहले उदाहरण देख लेते हैं। तो ये तो ऋणात्मक विचलन वाले उदाहरण हो गए, तो इनके लिए आरेख कैसा आएगा, इनके लिए आरेख किस प्रकार का आएगा कि भाई ये वाली लाइन है, ये डॉट वाली लाइन, ये डॉट वाली लाइन और ये डॉट वाली लाइन। तो ये तो डॉट वाली लाइन तो किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए। देखो इस डॉट वाली लाइन से नीचे हो गया, देखो ध्यान से, पीबी नीचे हो गया, ऐसे ही पीए भी नीचे आ गया, देखो ये पीए है हमारा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, जो पीपी है ये हमारा, इसकी लाइन भी ब्लू लाइन नीचे की तरफ जा रही, और ये वाली लाइन भी कैसे जा रही है हमारी ब्लू लाइन नीचे की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि जो राउल्ट ने जो वाष्प दाब बताया था उससे वाष्प कैसे बनती है, कम। जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। और क्यों कम होता है, इसका बिल्कुल सिंपल सा कारण है। इसमें क्या होता है, विलायक विलायक ए और विलय विलय बी, ये जो आकर्षण होता है ये कैसा होता है, कम। जब ये दोनों अकेले हैं तब तो आकर्षण कम है। अब इनका हमने क्या बना दिया, विलयन ए बी, इसमें ये जो आकर्षण है ये कैसा होगा, अधिक। तो विलयन में आकर्षण कैसा हो गया, अधिक। तो विलायक विलायक और विलय विलय आकर्षण तो कम होता है, जब ये विलयन में जाते हैं तो आकर्षण कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। जब आकर्षण अधिक होगा तो ये आसानी से नहीं टूटेंगे,
जब आसानी से नहीं टूटेंगे इनके मध्य का आकर्षण, तो इनकी वाष्प कैसी बनेगी? कम। तो जब ये आकर्षण बहुत मजबूत है, दो चीजें कोई बहुत मजबूत बंध द्वारा जुड़ी हुई है, तो बंध आसानी से नहीं टूटेगा। जब आसानी से नहीं टूटेगा तो इनकी वाष्प कैसी बनेगी? कम। और जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। और जब वाष्प दाब कम होगा तो जो राउल्ट ने जो आदर्श विलयन के लिए बताया था, उससे ये रेखा सारी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, जल के साथ में HCl, एसीटोन के साथ में एनिलीन, मेथेनॉल के साथ में एसिटिक अम्ल और क्लोरोफॉर्म के साथ में बेंजीन। तो ये जो सारे हमारे, ये राउल्ट के नियम से कैसे वजन दर्शाते हैं? ऋणात्मक विचलन। जैसे मेथेनॉल और एसिटिक अम्ल ले रखा है, तो इन मेथेनॉल और एसिटिक अम्ल जब ये अकेले होते दोनों, तो इनके मध्य आकर्षण कैसा होता है? कम। यानी इनके मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, मेथेनॉल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, एसिटिक अम्ल में भी, तो वो हाइड्रोजन बंध कम होता है। जैसे ही इन दोनों को मिला करके हम विलयन बना देते हैं, तो इन दोनों के मध्य जो हाइड्रोजन बंध है वो बहुत प्रबल हो जाता है, जिसके कारण वो आसानी से नहीं टूटता, जिससे विलयन के अंदर वाष्प कम बनती है, जिससे इनका वाष्प दाब घट जाता है। इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। अब इस पर आधारित एक बहुत छोटा टॉपिक और है, उसको और देख लेते हैं हम। ये आरेख ध्यान रखना, ये आरेख किसका है? राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन जो दर्शाएगा, उसके लिए आरेख। उसके बाद हम बात करते हैं, एक छोटा टॉपिक और आता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसका ठोस और वाष्प दोनों अवस्थाओं में संगठन एक समान हो, वो हमारा क्या कहलाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण। दोबारा सुनो ध्यान से। ऐसा मिश्रण जिसका ठोस तथा वाष्प दोनों अवस्थाओं में संगठन कैसा हो? एक समान हो, वो हमारा कहलाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। यानी कि ठोस में जो संगठन है वही कौन सी अवस्था में होगा? वाष्प अवस्था में। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लो हमारे पास में 95% तो C2H5OH और 5% क्या है? जल। तो दोनों इस पात्र के अंदर उपस्थित है, और हम चाहते हैं कि इसमें से ये जो जल है ये बाहर निकल जाए। ये 5% जल है, इसमें से बाहर निकल जाए। तो हमने मान लो इसको गर्म करना शुरू किया, तो ये तो द्रवावस्था के अंदर है। द्रवावस्था में क्या है? 95% तो अल्कोहल था और 5% जल था। हमने इसको गर्म किया तो हमने क्या देखा? इसकी वाष्प बनी। जब इसकी वाष्प बनी तो वाष्प में भी हमने क्या देखा कि 95% तो हमारा क्या था? एथेनॉल, और 5% हमारा क्या था? जल था। तो ऐसा विलयन जिसका द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं में संगठन एक समान हो, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण। और जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, इसका जो हम पृथक्करण है वो आसवन विधि द्वारा नहीं कर सकते। तभी इस गुण का उपयोग, मतलब ये जो गुण, इसका उपयोग करके हमको 5% जल और 95% क्या दे रखा है? अल्कोहल। मतलब हम जो अल्कोहल के लिए रुपए देते हैं उसमें हमको 5% जल भी लेना पड़ता है हमको उस अल्कोहल के अंदर, इसी के कारण लेना पड़ता है। और कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है इससे। तुम कहो सर 5% से कितना फायदा होगा? मान लो 1 लीटर की बोतल है सर, उसका 5% कितना होगा? ये सोचो तुम, कंपनी है जो दिन में 10 लाख 20 लाख 50 लाख लीटर दारू निकालती है, उसको कितना फायदा होगा? तो ध्यान रखना, ऐसा मिश्रण जिसका द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं में संगठन एक समान हो, तो वो हमारा कहलाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब ये जो हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है अधिकतम स्थिर
क्वाथी मिश्रण, और दूसरा होता है हमारा न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो दोनों मंत्र क्या होता है। अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना आप सभी। जो अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है वो ऐसे विलयन बनाते हैं जो राउल्ट के नियम से या आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। और ये कैसा दर्शाएंगे, धनात्मक। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं या आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। अभी होता क्या है, देखो जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे उनमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था कि ए आकर्षण है और बी आकर्षण है, ये तो कम होगा, और नया आकर्षण ए बी है, ये कैसा होगा, अधिक होगा। इसका मतलब क्या है, जो ए और बी आकर्षण है ये कम था और विलयन में आकर्षण कैसा है, अधिक है। तो यहां जब आकर्षण कम था तो ये आसानी से वाष्पावस्था में आ रहे थे। जब आसानी से वाष्पावस्था में आ रहे थे तो इनका जो क्वथनांक है वो कम था। तो मान लेते हैं इनका अकेले क्वथनांक मान लेते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मान लिया। अब इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बना लिया, विलयन। तो विलयन अवस्था में एक का मान लो 50 था, एक का 45 था, मतलब कम ही था, ये मान लेते हैं। एक का 50 है, मान लो इसका 50 है, इसका मैंने मान लिया 45। जब अलग अलग दोनों पृथक रूप से, और इनका क्वथनांक कम क्यों है, क्योंकि इनके मध्य अट्रैक्शन ही कैसा है, कम। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करके विलयन बना लिया। तो विलयन में ये जो आकर्षण है, ये नया आकर्षण, ये बहुत मजबूत है, तो आसानी से नहीं टूटेगा। तो नहीं टूटेगा तो इसको हमको उबालने के लिए अधिगर्म करना पड़ेगा। मान लो इसको हमने गर्म किया 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो पहले की तुलना में जो इनका क्वथनांक है वो क्या हो गया, बढ़ गया। इसे हम कहते हैं अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, मतलब ऐसा मिश्रण जो अधिक ताप पर प्राप्त हो। किस पर प्राप्त हो, अधिक ताप पर, या जिसका क्वथनांक अधिक हो, वो कहलाता है अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। मतलब स्थिर क्वाथी मिश्रण तो बनेगा लेकिन ताप कैसा चाहिए उसके लिए, अधिक चाहिए, तो वो कहलाता है हमारा अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। और न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा, ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। इनमें इसका उल्टा हो जाएगा। ये जो आकर्षण है ये कैसा होता है, इनमें अधिक, और ये वाला आकर्षण कैसा हो जाएगा, विलयन वाला, कम। तो ये जब आकर्षण अधिक है, मान लिया ये आकर्षण हमारा है 100 डिग्री, एक का मान लिया 120 डिग्री, तो आकर्षण अधिक है तो एक का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का 120 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों से हमने विलयन बनाया, उसका मान लो क्वथनांक है 70 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करेगा, कम ताप पर उबल जाएगा। जब कम ताप पर ये उबलेगा तो इसमें जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है वो जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूंगा आपसे कि जो अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है ऐसे विलयन प्रदर्शित करते हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण आ जाएगा H2 प्लस में HCl, उदाहरण आ गए। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के मिश्रण में इनका जो क्वथनांक है विलयन अवस्था में अधिक होता है और पहले कैसा था, कम। जब विलयन अवस्था में इनका क्वथनांक अधिक है तो ये अधिक ताप पर उबलेंगे। जब अधिक ताप पर उबलेंगे तो अधिक समय पश्चात हमको स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होगा। ऐसा समझना इसको, अधिक ताप पर उबलेंगे मतलब क्वथनांक अधिक है। क्वथनांक अधिक है तो जो हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण है वो भी लेट प्राप्त होगा। इनमें क्या है, विलयन में आकर्षण कैसा है, कम है, कम ताप पर उबल जाएंगे मतलब क्वथनांक कम होगा। क्वथनांक कम होगा
तो न्यूनतम ताप पर ही हमको स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। इसका उदाहरण जो है वो आ जाएगा H2O प्लस में HCl। इसका क्या आ गया, न्यूनतम वाले का न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो इसका उदाहरण हमारा क्या आ जाएगा, 95% तो क्या जाएगा एथेनॉल और 5% क्या जाएगा H2O। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको स्थिर क्वाथी मिश्रण को। तो बहुत बार एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है इस पर। स्थिर क्वाथी मिश्रण है, अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण के उदाहरण पूछ ले हमसे, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण पूछ ले। तो अधिकतम का तो मैंने बता दिया H2O प्लस में HCl, और न्यूनतम वाले क्या जाएगा C2H5OH। कितना होता है 95% प्लस में 5% H2। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।